नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। आज की खबर में आपको बताएंगे देश और दुनिया की हर अहम खबर, राज्यवार समाचार और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति के खिलाफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी को लेकर संसद में गतिरोध। बीजेपी ने की कांग्रेस से माफी की मांग। गतिरोध के बीच राज्यसभा से 3 और विपक्षी सदस्य निलंबित। किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास के दिखने लगे हैं नतीजे। गुजरात में साबर डेयरी परियोजनाओं की शुरुआत पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, पशुपालन, मत्स्य पालन और शहद उत्पादन से बढ़ी आमदनी। 2021-22 में विनिर्माण क्षेत्र में 76% की बढ़त। $21 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। बीमा, रक्षा, दूरसंचार समेत कई क्षेत्रों में सुधार का नतीजा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत। चालू वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान जीडीपी में 0.9% की गिरावट। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने 0.75% बढ़ाई ब्याज दरें। चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुभारंभ। 9 अगस्त तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 187 देशों के खिलाड़ी शामिल। और अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। शिवसेना नेता संजय राउत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और 12 बागी सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। निचले सदन में 12 सांसद एकनाथ शिंदे गुट के साथ हैं। पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी को तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी के उद्योग और अन्य विभागों को अपने पास रखा है। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के एक अपार्टमेंट से भारी मात्रा में सोने के आभूषण और 27.9 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। बता दें कि अर्पिता मुखर्जी पार्थ चटर्जी की करीबी हैं। गुजरात सरकार ने बोटाद और अहमदाबाद जिलों के पुलिस अधीक्षकों का तबादला कर दिया, जबकि 6 अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। जहरीली शराब से 42 लोगों की मौत के बाद ये कार्यवाही की गई। मंकी पॉक्स पर कार्यबल का गठन किया जाएगा, जो सरकार को इस बीमारी के उपचार संबंधी सुविधाओं को बढ़ाने और टीकाकरण से संबंधित परामर्श देगा। 26 जुलाई को उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 20,557 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,46,000 से अधिक हो गई है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत सौंप दिया है। ये भारत में बनाया गया अभी तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह 1 से 4 अगस्त तक भारत की यात्रा पर आएंगे। अपनी यात्रा के दौरान वो भारत के राष्ट्रपति से मिलेंगे और प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कांगो में यूएन मिशन पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें भारत के 2 और मोरक्को के 1 शांति रक्षक शहीद हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने म्यांमार में 4 राजनीतिक कैदियों को फांसी दिए जाने की निंदा की है और हिंसा को तत्काल रोकने का आह्वान किया है। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति के खिलाफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में गतिरोध रहा, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही शुरू होने पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सदन में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सदन से बाहर देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर अपमान किया है। बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस को आदिवासियों, महिलाओं और गरीबों का विरोधी करार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से इस पर माफी की मांग की। सत्तारूढ़ और विपक्ष के अवरोध के चलते आज सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी
गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। इस बीच विवादों में घिरे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगेंगे। और मैं खुद समय मांगा महामहिम राष्ट्रपति जी से। परसों मुझे समय शायद मिल सकते हैं। अगर परसों समय मिलेगा, मैं खुद महामहिम राष्ट्रपति जी के घर जाके बात करके उनको अगर कोई चोट पहुंची, मैं खुद राष्ट्रपति से माफी मांगूंगा। वहीं राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर अवरोध की वजह से सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। उच्च सदन में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राष्ट्रपति पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस से माफी की मांग की। वहीं विपक्षी दलों के सदस्यों ने निलंबित सदस्यों का निलंबन वापस लिए जाने और महंगाई और कुछ और वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने के मुद्दे उठाने की मांग करते हुए अवरोध किया। अवरोध के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मुद्दा उठाया। The leader of the opposition in the Lok Sabha to call her Rashtrapati as though in a very, Pati kind of a level has insulted the country's president of India. सत्ताधारी दल के सदस्यों ने निर्मला सीतारमण की मांग का समर्थन किया। जात-पात के राजनीति में कांग्रेस डालना चाहती है? क्या देश के राष्ट्रपति जी को इस प्रकार से बांटना चाहती है? कांग्रेस का कहने का मतलब क्या है? और लोकसभा के सदस्य हैं, उनके बारे में इस सदन में वो आवाज नहीं उठा सकते। आपके रूल्स कोई परमिट नहीं। राज्यसभा में 3 सदस्यों को सदन में अशोभनीय आचरण के कारण मौजूदा सप्ताह के शेष समय के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबित सदस्यों में आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार गुप्ता और संदीप कुमार पाठक और निर्दलीय अजीत कुमार भोयान शामिल हैं। दोपहर 12 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के नियम 256 के तहत तीनों सांसदों को सदन में अशोभनीय आचरण के लिए मौजूदा सप्ताह के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव किया। सुशील कुमार गुप्ता, श्री संदीप कुमार पाठक and Shri Ajit Kumar Bhuyan, who have entered the well of the house, shouted slogans and displayed placards this morning, thereby disrupting the proceedings of the house in utter disregard to the house and the authority of the chair, and having been named by the chair, resolves that the above mentioned members be suspended from the service of the council for the remainder of the current week under Rule 256. इसके बाद सदन ने उनके इस प्रस्ताव को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। Resolves by the chair resolves that the above mentioned members be suspended from the services of the council of the remainder of the current week under Rule 256. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए रुख करते हैं अपने सहयोगी सूरज मोहन झा का। सूरज, मॉनसून सत्र के 2 सप्ताह पूरे होने को आए। सदन के दोनों सदनों में लगातार गतिरोध के बीच कार्य बाधित रहा है। खासतौर पर आज की बात करें तो राष्ट्रपति पर विवादित टिप्पणी के चलते गतिरोध हुआ। सदन में और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल दीक्षा, हमने देखा है कि माननीय राष्ट्रपति को लेकर जिस तरह की टिप्पणी कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सदन के बाहर की थी, उसको लेकर आज संसद के दोनों सदनों में हमने गतिरोध देखा। लोकसभा में हमने देखा महिला बाल विकास मंत्री ने खुद खड़े होकर इस पर कड़ी आपत्ति जताई और उन्होंने अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफ़ी की मांग की और इसको लेकर आज पूरे दिन हंगामा होता रहा। और हमने देखा लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही बाधित रहा और वो नहीं चल सका। ये तकरीबन 9वां दिन है मानसून सत्र का दीक्षा और हम कोई रचनात्मक कार्य दोनों सदनों में नहीं देख रहे हैं। जैसे उम्मीद जताई जा रही थी कि विधायी कामकाज पूर्ण होंगे और प्रश्नकाल और शून्यकाल में जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं बन रहा है। बल्कि पहले विपक्ष द्वारा हमने देखा था महंगाई, जीएसटी पर जो कुछ चीज़ों पर रेट बढ़े हैं उसको लेकर और ईडी के इस्तेमाल को लेकर वो बार बार वेल
में दोनों सदनों में आ रहे थे और प्राइस राइज पर चर्चा की मांग कर रहे थे। उस संसदीय कार्य मंत्री ने बार बार सदन में कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चूंकि अस्वस्थ हैं, जो वो स्वस्थ होकर आएंगी तो महंगाई पर चर्चा हो जाएगी। इस तरह लग रहा था कि गतिरोध इस दूसरे सप्ताह में टूटेगा, लेकिन जिस तरह से टिप्पणी अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति पर की है, यह गतिरोध बढ़ रहा है। और अब ऐसा लगता है जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति जी से समय मांगा है और लगता है कि इस सप्ताह यह मामला सुलझ जाना चाहिए। और चूंकि सरकार ने कहा है कि अगले हफ्ते, चूंकि अब वित्त मंत्री सदन में आ चुकी हैं, सरकार ने साफ साफ कहा है कि दोनों सदनों में महंगाई पर वो चर्चा के लिए तैयार है। तो ऐसा लगता है कि 2 सप्ताह चूंकि अवरोध में खराब हो चुके हैं, तो अब तीसरे सप्ताह से हमें कुछ रचनात्मक कार्य दोनों सदनों में देखने को मिलेगा। दीक्षा, जरूर। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सूरज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों की सालाना आय बढ़ाने के लिए पिछले 8 वर्षों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे आने लगे हैं। उन्होंने साबर डेयरी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि पशुपालन, मत्स्य पालन और शहद उत्पादन को बढ़ावा देने से किसानों की आय में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण से किसानों की आय भी बढ़ गई है। पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण 2014 से पहले 40 करोड़ लीटर होता था, अब यह बढ़कर 400 करोड़ लीटर हो गया है। किसान की आय बढ़ाने के लिए जो प्रयास बीते 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने किए हैं, उसकी वजह से गुजरात समेत देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों की आय में बढ़ोतरी देखी जा रही है। किसानों की आय में बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, इसकी वजह से भी काफी वृद्धि हुई है। और आज की खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल बीजेपी की तरफ से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव करीब 13 घंटे की चर्चा के बाद ध्वनिमत से नामंजूर हो गया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक नई परंपरा शुरू करते हुए राज्य सरकार के मंत्रियों से चाय पर चर्चा की। उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में किए गए विकास कार्यों की जानकारी ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रेंजर ग्राउंड से स्मार्ट सिटी की 5 बसें जॉलीग्रांट एयरपोर्ट और सहस्त्रधारा के लिए रवाना की। फिलहाल स्मार्ट सिटी की 15 बसें शहर में चल रही हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड ने के संगमा ने राज्य के 231 खिलाड़ियों को 81 लाख रुपए से अधिक का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कर्नाटक में बीजेपी युवा इकाई के नेता प्रवीण नेतार की हत्या के संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। जांच के लिए 6 दलों का गठन किया गया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एसएससी घोटाले के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने इस रैली का नेतृत्व किया। मध्य प्रदेश ने 15 खनिज ब्लॉकों की नीलामी रद्द कर दी है। वहीं छत्तीसगढ़ ने भी 10 खानों की बिक्री फिलहाल रोक दी है। बिक्री के लिए रखे गए खनिज ब्लॉकों को लेकर ठंडी प्रतिक्रिया के बाद इन राज्यों ने यह कदम उठाया है। बिहार के फुलवारी शरीफ मामले में उग्रवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े होने के मामले में एनआईए ने कई जगहों पर छापे मारे। इस मामले में कई लोगों से पूछताछ भी की गई। जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा के एक युवक ने सराहनीय उपलब्धि हासिल करते हुए 500 मीटर लंबे कागज के रोल पर हाथों से पवित्र कुरान लिखी है। और अब कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं।
वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के मौके पर संसद भवन परिसर में सांसदों के लिए जागरूकता सेमिनार का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद हुए। सेमिनार में राज्यसभा के सभापति ने कहा कि 2030 तक हेपेटाइटिस को खत्म करने के अभियान को जन आंदोलन बनाएं। उन्होंने जनता और नीति निर्माताओं दोनों में हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता बताई। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हेपेटाइटिस और इसके उपचार के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सामूहिक संकल्प के साथ मिशन मोड में कार्य करने की आवश्यकता है और जनता को स्थानीय भाषा में इस बीमारी के लक्षणों, पहचान और उपचार की जानकारी देने पर जोर दिया गया। सरकारी कार्यक्रम के तौर चलाना उचित नहीं है, उससे ज्यादा सफलता मिलेगा नहीं आपको। इसको एक जन आंदोलन का रूप देना चाहिए। जब एक जन आंदोलन उनके हित में, उनके लिए होंगे, ऑटोमेटिकली हमको सफलता मिलेगी। देश में चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले सब लोगों के लिए आज ये संकल्प का पर्व है कि हमें 2030 तक इस देश के अंदर हेपेटाइटिस वायरल को समाप्त करना है। इस अवसर पर संसद भवन परिसर में हेल्थ चेकअप कैंप का भी शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की मौजूदगी में लोकसभा अध्यक्ष ने हेल्थ चेकअप कैंप की शुरुआत की। चुनावों में युवाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास के तहत निर्वाचन आयोग ने फैसला किया है कि 18 वर्ष के होने पर मतदाता के तौर पर पंजीकरण कराने के लिए 17 साल से अधिक उम्र के युवा अब अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। कुछ समय पहले तक किसी वर्ष 1 जनवरी को या उससे पहले 18 वर्ष के होने वाले लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र होते थे। 1 जनवरी के बाद 18 साल के होने वालों को मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए पूरे 1 साल तक इंतजार करना पड़ता था। चुनाव कानून में बदलाव के बाद लोग 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल की उम्र में मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। देश में 5वीं पीढ़ी के स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए तीसरे दिन 10वें दौर की बोलियां लगाई गई। बुधवार को दूसरे दिन 1.49 लाख करोड़ रुपए की बोलियां आई थी। विभिन्न बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसी कंपनियों ने आक्रामक तरीके से बोली लगाई थी। मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल और गौतम अडानी की कंपनियों के साथ साथ वोडाफोन आइडिया ने बोली के पहले दिन मंगलवार को 4 दौर की नीलामी में 1.45 लाख करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। बुधवार को 5 दौर की नीलामी में रेडियो तरंगों की अतिरिक्त मांग आई। विनिर्माण क्षेत्र को 2021-22 में सालाना आधार पर 76% की बढ़त के साथ 21.34 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने बीमा, रक्षा, दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं, दवा उद्योग, खुदरा व्यापार और ई-वाणिज्य जैसे क्षेत्रों में FDI नीति व्यवस्था के तहत कई सुधारों को लागू किया है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में इस क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश सिंगापुर और अमेरिका ने किया। मॉरिशस ने 15.98% निवेश, नीदरलैंड ने 7.86% और स्विट्जरलैंड ने 7.31% निवेश किया। और अब जानकारी मौसम की। बाढ़ का कहर और सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद हालात बदतर हो गए हैं। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। वहीं भूस्खलन को देखते हुए लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। जम्मू में भारी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई इलाकों में जल भराव की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी हाई स्कूल परिसर में भी पानी घुसने की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद नदियों ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है।
कई नदियों का जलस्तर खतरे के स्तर से ऊपर चला गया है। अचानक बाढ़ आने और भूस्खलन की घटनाओं के बाद स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। गांदरबल जिले में मिट्टी धंसने और कीचड़ सड़क पर आने की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद कर दिया गया है, जिससे सैकड़ों वाहन फंस गए हैं। रास्तों को साफ करने का काम लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। इससे अचानक बाढ़ आने का खतरा भी बढ़ गया है। शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर प्रशासन सतर्क है। बारिश से आवश्यक सेवाएं बाधित हो सकती हैं और अचानक बाढ़ भी आ सकती है। वहीं राजस्थान में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे जोधपुर सहित कई शहरों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि जोधपुर शहर में 73 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश के कई इलाके डूब गए हैं और हालात को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। साथ ही रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 30 जुलाई तक बारिश होने की उम्मीद है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में चालू वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान सालाना आधार पर 0.9% की गिरावट आई है। ये लगातार दूसरी तिमाही है जब आर्थिक वृद्धि दर घटी है। वहीं अमेरिका के केंद्रीय फेडरल बैंक रिजर्व ने नीतिगत ब्याज दर में लगातार दूसरी बार 0.75% की बढ़ोतरी की है। महंगाई को काबू में लाने के लिए केंद्रीय बैंक की ओर से उठाए गए कदमों को 3 दशक में सबसे आक्रामक माना जा रहा है। फेडरल रिजर्व के इस कदम से उपभोक्ता और कारोबारी ऋण पर 2.25 से 2.5% तक का असर पड़ेगा। ये 2018 के बाद का उच्चतम स्तर है। अमेरिका में मुद्रास्फीति 9.1% पर पहुंच गई है, जो 41 वर्षों में सबसे तेज वार्षिक दर है। वहीं अमेरिका वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में लगातार 2 तिमाहियों में जीडीपी में गिरावट मंदी का संकेत है। पहले जनवरी-मार्च तिमाही में जीडीपी में 1.6% की गिरावट आई थी। अप्रैल-जून तिमाही के दौरान सालाना आधार पर 0.9% की गिरावट रही। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि उनकी सरकार की मुख्य प्राथमिकता देश की जर्जर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और ईंधन की किल्लत को खत्म करना है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने पार्टी मुख्यालय में एकत्रित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के खिलाफ नहीं है और उसकी हमेशा अनुमति देगी, बशर्ते कानून न तोड़ा जाए। श्रीलंका में आखिरी बार ईंधन की खेप भारत ने जून में ऋण सहायता के तहत भेजी थी, जिसके बाद से देश में ईंधन की किल्लत और बढ़ गई। गौरतलब है कि 27 जून से सरकार ने ईंधन की आपूर्ति बंद की और इसे आवश्यक सेवाओं के लिए सीमित कर दिया। रूसी सेना ने यूक्रेन के कीव और चेर्निहिव क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मिसाइल से हमले किए। इन इलाकों को गत कई हफ्तों से निशाना नहीं बनाया गया था। रूसी सेना कई महीने पहले इलाके पर कब्जा करने में नाकाम रहने के बाद कीव और चेर्निहिव से लौट चुकी थी। रूस की ओर से नए सिरे से हमले पूर्वी यूक्रेन के मॉस्को समर्थक नेता डेनिस पुशिलिन की अपील के बाद किए गए। वहीं यूक्रेन के अधिकारियों ने रूस के कब्जे वाले देश के दक्षिण हिस्से को मुक्त कराने के लिए अभियान शुरू करने की भी घोषणा की है। पहली बार भारत में हो रहे शतरंज ओलंपियाड का चेन्नई में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम का आगाज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शतरंज ओलंपियाड का शुभारंभ किया और 9 अगस्त तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में रिकॉर्ड 187 देशों के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। स्टेडियम में वाद्य यंत्रों से निकले जय हो के धुन और वंदे मातरम के गायन ने लोगों में जोश भर दिया। रंग बिरंगे आकर्षक रोशनी के साथ बड़े आकार का शतरंज बोर्ड और इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले देशों के झंडे लगे हैं। इस मौके पर विशेष नृत्य गीत वणक्कम चेन्नई वणक्कम शतरंज का प्रदर्शित किया गया और साथ ही ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मामल्लापुरम की रेत मूर्तिकला के विषय पर एक ऑडियो विजुअल का भी प्रदर्शन हुआ। ऑर्केस्ट्रा की धुनों और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली सहित दर्जनों देशों की टीमों का स्टेडियम में स्वागत किया गया।
राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज से बर्मिंघम में हो गई है। इंग्लैंड के 16 अलग अलग स्थानों पर हो रहे ये खेल 8 अगस्त तक चलेंगे। आपको बता दें कि 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग उद्घाटन समारोह बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में 30,000 दर्शकों की मौजूदगी में होगा। इंग्लैंड पिछले 20 वर्षों में तीसरी बार इन खेलों का आयोजन कर रहा है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में 72 देशों के 5,000 से ज्यादा खिलाड़ी पदक के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। इस बार राष्ट्रमंडल खेलों का आकर्षण महिला क्रिकेट भी होगा, जिसे पहली बार इन खेलों में शामिल किया गया है। भारत के नजरिए से देखें तो भारोत्तोलन, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, कुश्ती और टेबल टेनिस ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें टीम इंडिया ज्यादा पदक जीत सकती है। किर्गिस्तान के तियान शान पहाड़ों पर वर्ल्ड नोमैड्स फैशन फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसमें दुनिया भर के खानाबदोश संस्कृतियों के प्राचीन और आधुनिक डिजाइनों को प्रदर्शित किया गया है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।